लोकसभा में आम बजट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी, निचले सदन से पारित हुआ वित्त विधेयक 2021। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राज्य सरकारें चाहें तो केंद्र पेट्रोल डीजल को जीएसटी परिषद के प्रस्तावित एजेंडे में शामिल करने को तैयार। राज्यसभा से लोकसभा को लौटाया गया जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक अनुच्छेद 370 हटाने को सही ठहराते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राज्य में आतंकी घटनाओं में कमी और पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। पुडुचेरी विनियोग विधेयक पर भी हुई चर्चा। एक अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग ले सकेंगे कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में तेज गति से जारी है कोविड टीकाकरण अभियान, लाभार्थियों का आंकड़ा करीब 5 करोड़। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप के बाद राजनीतिक उथल-पुथल जारी। भाजपा नेताओं के एक दल ने की राज्यपाल से मुलाकात। परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश किए जारी, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होंगे प्रभावी। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को परीक्षण, निगरानी, उपचार प्रोटोकॉल, रोकथाम के उपाय, कोविड उपयुक्त व्यवहार और विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप के बाद उत्पन्न राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आज देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा नेताओं के एक दल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। महाराष्ट्र भाजपा इकाई अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुंगातिवार और आशीष शेलार भी राज्यपाल से मिलने वाले इस दल में शामिल रहे। और अनिल देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष और स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग करने वाली परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में खुद के तबादले को मनमाना और गैर कानूनी बताया और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि सरकार के इस आदेश को तत्काल रद्द कर दिया जाए। परमबीर सिंह ने एक अंतरिम राहत के तौर पर अपने तबादले का जो आदेश है उस पर रोक लगाने की याचिका लगाई है। वहीं राज्य सरकार, केंद्र और सीबीआई को देशमुख के आवास की सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और उन्हें फौरन जांच में लेने का अनुरोध किया गया है। या सर्व अधिकाऱ्यांना राज्यपाल महोदयांनी कायद्याच्या माध्यमातून संविधानाच्या चौकटीत त्यांची प्रत्येक कृती व्हावी यासाठी संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे। यासोबत राज्यामध्ये जो भ्रष्टाचार, जी खंडणी मागण्याचे प्रकरण आहेत, ट्रान्सफर मधलं रॅकेट आहे, हे सन्माननीय विरोधी पक्ष देवेंद्र फडणवीसांनी पुराव्यासहित सर्वप्रथम विधानसभेच्या व्यासपीठावर मांडलं, पण तिथेही दाबण्याचा प्रयत्न झाला। आता आम्ही या संदर्भात महामहिम राज्यपाल महोदयांनी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे हे माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलं। राज्याला वाचवणं गरजेचं आहे, जनतेला न्याय देणं गरजेचं आहे, संविधानाचं रक्षण करण्याचं गरजेचं आहे आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून या साऱ्या संकटात योग्य पद्धतीने राज्य पुढे नेण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी हस्तक्षेप करावा अशी आम्ही विनंती केली। माननीय देवेंद्रजी बोलतील, मग आपण बाकी। आपल्याला कल्पना आहे की ज्या प्रकारच्या घटना गेल्या काही दिवसात बाहेर येत आहेत ही अत्यंत चिंताजनक आहे आणि याच्यामध्ये सर्वाधिक चिंताजनक गोष्ट काही असेल तर या घटनांवर मुख्यमंत्र्यांचा मौन।
एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री या संदर्भात बोलत नाहीये. सन्माननीय पवार साहेबांनी 2 प्रेस घेतल्या, पण दुर्दैवाने झालेला प्रकार पाठीमागे घालण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला. काँग्रेस पार्टी ही तर अस्तित्वहीन दिसते. या संपूर्ण प्रकरणात त्यांची भूमिकाच नाही आहे. त्यांचे नेते दिल्लीत काहीतरी बोलतात, इथे वेगळं बोलतात. एकूणच या महाविकास आघाडी सरकार म्हणा का महावसुली आघाडी सरकार म्हणा, यांनी सगळी नैतिकता ही पूर्ण पायाखाली तुडवली आहे. केवळ सत्तेकरता या ठिकाणी हे सगळं काम चाललेलं आहे, त्याच्या पलीकडे काहीच नाही आहे. आणि माझा तर काँग्रेसला सवाल आहे की काँग्रेसने सांगितलं पाहिजे त्यांना किती हिस्सा आणि वाटा मिळतोय. ज्या प्रकारचं त्यांचं मौन आहे, त्यांना वाटा आणि हिस्सा किती आहे हे देखील आता या ठिकाणी आम्हाला समजलं पाहिजे. आणि म्हणूनच आज राज्यपालांना आम्ही भेटून वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना दिलेल्या आहेत. आमची अपेक्षा आहे की मुख्यमंत्री जर बोलत नसतील तर संवैधानिक प्रमुख म्हणून माननीय राज्यपालांनी त्यांना बोलतं केलं पाहिजे. माननीय राज्यपालांनी त्यांच्याकडनं अहवाल घेतला पाहिजे. या खंडणीच्या घटनांचं काय त्यांनी कारवाई केली, जे रॅकेट बाहेर निघालेल्या त्या रॅकेटवर त्यांनी काय कारवाई केली, या सगळ्या गोष्टी या राज्यपालांनी त्यांच्याकडनं घ्याव्यात आणि हा अहवाल त्यांनी मागवावा, याकरता आज आम्ही भेटलोय. करता भाई हिंदी. महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है. किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन. इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया. पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया. पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते. वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है. आइए, हम जरूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते. उसकी भी जांच होनी चाहिए. और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और कार्रवाई की बात भी नहीं है. उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है. और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता. पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं. और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी, क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है? कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से
नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे और ये सारी चीजें होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रही है, देश का एपिसेंटर कोरोना बना है और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पर क्या सरकार ने इस पर उपाय किया है? मुझे लगता है ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। दिल्लीमध्ये जो अहवाल तुम्ही दिला होता त्या अहवालामध्ये काहीही दम नाही, ती भिजलेली लवंगी फटाका आहे अशा प्रकारची संजय राऊत यांनी राज्यपाल चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसलिए काल जो अहवाल मी दिलेला आहे तो लवंगी फटाका आहे की ॲटम बॉम्ब आहे हे लवकरच लक्षात येईल। एवढे का घाबरले? जर तो लवंगी फटाका होता तर 25 ऑगस्ट पासनं तो दाबून का ठेवला? कोणाचे चेहरे बाहेर येणार होते? हा अहवाल बाहेर आल्यानंतर नेमके कोणाचे चेहरे बाहेर येणार होते, नेमके कोण याच्यामध्ये लिप्त आहेत आणि म्हणून त्यांना वाचवायला तुम्ही तो दाबून ठेवला, हा माझा प्रश्न आहे आणि म्हणून लवकरच यातलं सत्य बाहेर येणार। देखिए राजभवन पॉलिटिकल अड्डा बना है। देखिए ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जो कन्वर्सेशन में आते हैं? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? वो कौन लोग हैं जो इसका कोऑर्डिनेशन करते हैं? ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। अब ये केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा है, जल्दी ध्यान में आएगा इसके पीछे क्या है। जिस तरीके से संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की बजाय बीजेपी के लोग राज्यपाल के पास जाते हैं क्योंकि राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। देखिए संजय राउत जी के पास बहुत टाइम है और आप लोगों को खबर नहीं होती तो आप उनके तक पहुंच जाते हैं, और वो कोई इतने बड़े नेता तो नहीं है कि उनके हर सवाल का मैं जवाब दूं। वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, हम उन तक जाते हैं। देखो ऐसा है ना, अगर हम चले जाए तो बीजेपी के नेता, और आप कमर से झुककर उनको जब प्रणाम करते तो किसके नेता होते? Out
तरह से यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, क्या तरीका है ये? आज तक इतने दिनों से मैं भी विधायक रहा हूं 85 में और 89 में हम लोकसभा में चले गए उस समय, और पिछले चौथे टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं, और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधानसभा में कि ऐसा कोई दृश्य होता है और इस प्रकार से काम करने की कोशिश होती है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो फोटो देख रहे थे बाहर, कौन कौन लोग, नए लोग जो चुनाव करके आए हैं, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार कम से कम जितने नवनिर्वाचित विधायक हैं उन सबों के बीच में नियम और कानून और क्या होता है विधानसभा की, क्या सारी कुछ स्थिति है, क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी एक जरूर ट्रेनिंग का काम करवा देना चाहिए ताकि लोगों को काम हो। अब वैसे तो हम लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है कि एक एक चीज को बता दे, और अगर किसी को लगता है कि यह चीज ठीक नहीं है, जैसा करे वैसा करे। आदमी का तो अपना अपना स्वभाव है, और राजनीति करने वाले जो दल होते हैं कई ढंग से अपने अपने ढंग से निर्णय लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से यह कितना बड़ा इफेक्टिव है और विधानसभा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बहुत लोग हैं, कर सकते हैं, कई तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। 23 मार्च मंगलवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए शर्मनाक रहा। विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर मंगलवार को बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। हंगामे के दौरान विधायकों को विधानसभा से उठाकर बाहर फेंकने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, विधायकों के साथ कथित रूप से मारपीट भी की गई। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह आरएसएस बीजेपी मय हो चुके हैं। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस के अन्य नेता भी बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हो गए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी शायराना अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, तेरी तानाशाही और तेरे अत्याचार का हिसाब करेगा, आंदोलन में बहा लहू का एक एक कतरा इंसाफ करेगा, युवाओं की जवानी बर्बाद करने वाले वक्त तेरा भी गणित ठीक करेगा, बेरोजगारों पर लाठियां चलाने वाले निर्दयी समय युवाओं का भी आएगा। बता दें कि बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए बवाल के दौरान कई विधायकों, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को चोटें आई हैं। इस दौरान आरजेडी विधायक सतीश दास को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव और आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भी घायल होने की खबर है। आरजेडी विधायक सतीश दास ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। घायल विधायक के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई और स्ट्रेचर पर लाद कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश होना था। इसके विरोध में सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन में न सिर्फ बिल की प्रति फाड़ी गई, बल्कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से इसकी प्रति छीनने की भी कोशिश की गई। वहीं शाम को जब बिल पेश हुआ तो सदन के अंदर और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर धरना और नारेबाजी शुरू हो गई। सभा अध्यक्ष सदन में न जा सके, इसके लिए विपक्षी सदस्य उनके कार्यालय कक्ष के सामने धरने पर बैठ गए। यही नहीं, उनके कक्ष के मुख्य द्वार को रस्सी बांधकर बंद कर दिया गया। इस दौरान पुलिस को बुलाया गया। पटना डीएम और एसएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स सदन के अंदर पहुंची। विपक्षी सदस्यों, डीएम और एसएसपी समेत पुलिसकर्मियों के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा।